वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मौसम की तब्दीलियों के हवाले से। हम देखते हैं मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है और हम मौसम की शिद्दत की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बल्कि कल रात ही इस्लामाबाद में कुछ तूफ़ान इस तरह से आया है कि सब परेशान हो गए। उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये क्यों बढ़ती जा रही है और हमें आगे जाकर ये कितना नुकसान पहुँचाएंगी और एज़ एन ह्यूमन बींग हम इसके लिए क्या किरदार जो है अदा कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ मायानाज़, जर्नलिस्ट जनाब अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। और सर मैं चाहूँगी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें। देखें, मेरी अचीवमेंट्स तो मैंने सरकारी टीवी से अपनी नौकरी शुरू की थी। मीडिया मैनेजमेंट मैंने हॉलैंड से किया, देन आई वेंट टू अटावा से मैंने फिल्म टीवी प्रोडक्शन पढ़ी, ब्रॉडकास्ट मीडिया वगैरह करके। तो मेरी पहली नौकरी DW में हुई थी जर्मनी में। फिर पाकिस्तान में आया तो यहाँ मेरा ख्याल था कि फ़िल्म में काम करूँगा, कुछ फ़िल्म बनाएंगे कुछ इस तरह का, बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म बन नहीं रही थी। सो उसके बाद अल्टीमेटली मुझे टेलीविज़न साइड पे आना चाहिए पड़ा और मैं सरकारी टीवी को मैंने ज्वाइन कर लिया। उसका भी उरूज था। हाँ, मुझे याद है मैं जब PTV ज्वाइन किया तो मैंने अपनी वालदा को बताया। हम एक फ्यूडल फैमिली से हैं, साउथ पंजाब से। तो मैंने अपनी वालदा को बताया, मैंने कहा वो मेरी PTV में नौकरी हो गई है। तो मेरी माँ कहती ला पुत्र होना सी कंजर वाले काम करांगे। तो उस वक्त एक उसका इम्प्रेशन था कि शायद ये एक बुरा काम है, टेलीविज़न इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग या फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, और उनका एक इम्प्रेशन बहुत बुरा था। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम फिर आस्ता आस्ता जिस तरह से प्राइवेट मीडिया आया, और उससे पहले मैं ख़बरनामे मेरी एक रिपोर्ट चली थी, मुझे अच्छी तरह याद है 2001 में। तो मैं अपने गांव में गया तो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो मुझे कहते पुत्र मैंने ये दस तू इस डब्बे दे विच जांदा किवें है। अच्छा। मैं अब देखें सादगी और सिंपलिसिटी उनको इतना भी नहीं पता था। वो वक्त बड़ा अच्छा वक्त था, लोग हमें देखते थे, हाथ लगा के देखते थे कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या ये हम जैसे हैं या शायद पता नहीं किसी और दुनिया से आए हुए लोग। यस ऑफ कोर्स। भाई वो एक ही PTV था, वो जो स्याह सफ़ेद दिखाता था आप उसको देखते थे। 4 बजे 4:30-5 बजे स्टार्ट होता था और रात को 11 बजे फरमाने लाही के बाद सरकारी TV बंद हो जाया करता था। और हम लोग जो है एग्जैक्टली। तो फिर आस्ता आस्ता चेंज हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और उस कंपटीशन के अंदर ग्रेजुअली निजी चैनल्स जो हैं वो आए। अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि हमारे ही लोग थे, PTV के ही लोग थे जो जाते थे प्राइवेट और निजी चैनल्स को लॉन्च करते थे, फिर वापस आ जाया करते थे। क्योंकि उस वक्त 2 तरह के लोग थे, या शादी ब्याह की फिल्में बनाने वाले थे मार्केट के अंदर, या फिर PTV के एक्सपर्ट्स थे। और अगर आप बाहर से कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, या आप CNN से लेके आते हैं, BBC से लेके आते हैं, या आप वेस्टर्न मीडिया वर्ल्ड से लेके आते हैं, तो वो बड़े कॉस्टली थे, बड़े महंगे थे, आसान नहीं था उनको हायर करना। सही। लिहाजा पाकिस्तान में जो मीडिया था इसमें ज़्यादातर लोग वो सरकारी TV से ही जाके स्टेट TV के लोगों ने ही उसको रन किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें प्राइवेट चैनल्स जो है, सरकारी TV आपको कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन आप लोगों के चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उसके अलावा मुझे इत्तेफाक हुआ है कि कुछ निजी चैनल्स को भी लॉन्च करने का, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम्स के अंदर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल को मैंने एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उसको मैंने हौली सोली लॉन्च किया। अभी रिसेंटली वो लॉन्च हुआ, नाम नहीं लूँगा चूँकि अच्छा नहीं लगता एक चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल का नाम लेना। तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और शुक्र है अल्लाह पाक का कि, और मुझे अच्छा लगता है कि आज जब हम देखते हैं मीडिया को जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से फ्लरिश कर रहा है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट मीडिया को लेके आगे चल रहा है, और जिस तरह से एक ख़बर का एक जो उसकी सैंटिटी है न्यूज़ की, उसको जिस तरह से बरकरार रखा हुआ है, कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि रुपया 1 था, खाने वाले पहले 2 थे, फिर 4 हो गए, फिर 100 हो गए। वो जो हमारा एडवर्टीज़मेंट का जो है क्लाउड वो नहीं बढ़ सका। नतीजा ये है कि हमारे यहाँ बहुत थोड़े पैसों पे काम करना पड़ता है लोगों को। हमारे मतलब मैं अभी ग्लोबल मीडिया के साथ हूँ तो मुझे 1.7 मिलियन मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई निजी चैनल इतने पैसे देगा मुझे। मैंने अभी रिसेंटली मेरा जो अपना कहा जाता है कि अपनी इनकम नहीं कोई बताते मर्द हजरात, लेकिन आपने बता दी है। आपकी बेगम पूछेंगी, मुझे तो नहीं बताया। तो हमने जो अभी रिसेंटली कैमरामैन रखे हैं वो भी हमने $800 पे हमने कैमरामैन रखा है।
अभी आप राब्ता सोचिए कि- करने लग जाएंगे आपसे सब। हाँ तो आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। नॉर्मली टीवी चैनल्स जो है वो 30-40-50 हज़ार रुपये तक कैमरामैन, एक अच्छा कैमरामैन जो अगर बहुत ज़्यादा भी ले रहा है तो वो 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं ले रहा होता। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ सकी। एंकर्स की सैलरीज उतनी नहीं है, मासूआ चंद एंकर्स के वो जो ख़ास एंकरोक्रेसी को जो लेके चल रहे हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उतने उनको वो नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक पैशन है जो आपको यहाँ पे पैशन रखता है जो तो आपको और कोई बिठाए चीज़ रखता नहीं है, रख जो आपको सकती कोई है। और चीज़ जो है वो नहीं देती। वो हर चीज़ मैनेज करने पे ना आपको मजबूर कर देती है, वो सिर्फ एक पैशन नहीं होता जो पैशन आपको होता है, रखता है। पैशन हमने ये होता बात कर ली मीडिया इंडस्ट्री की मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, और वो उस दौर से शुरू हुई और इस दौर तक आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको सम अप करके हमें बता दिया है। वो दौर भी आपने देखा, ये दौर भी आपने देखा है। चीज़ें जो हैं बिल्कुल जैसे आपने कहा ना 4:30 लगता था पीटीवी, 11 बजे बंद हो जाता था। इसी तरह से महीनों का भी डिवीजन मौसमियाती तब्दीलियों का भी यही था। अब गर्मियाँ आ गई, अब सर्दियाँ आ गई। ये नहीं था कि बेमौसमी बारिशें शुरू हो गई हैं, अब हमारी फसलों को इतना नुकसान हो रहा है या अब हम क्या करेंगे। बड़ी चीज़ें सादा थीं और सब चीज़ें जो सामने थीं। अब ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है, इसकी वजह सबको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी अगर आप हमें बताएं कि ये क्यों सीजनल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इसमें इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कुछ भी जो एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके ओवरऑल क्लाइमेट को। बिल्कुल। मसलन ये कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, गाड़ियों का धुआं, फिर उसके बाद बढ़ती हुई आबादी, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस तरह से जो है वो घर ज़्यादा बन रहे हैं, आपके शहर की एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी उसकी अंदर जो है धुआं देती गाड़ियाँ, और फिर उसके अलावा जो है जो हमारे यहाँ ऑयल है जो हम उसको जलाते हैं, हम गैस को जला रहे हैं, हम कोयले को जला रहे हैं, जो चीज़ है उसको हम जला रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, और उसका बर्न होने की वजह से जो एक तवाज़न है वो तवाज़न बिगड़ रहा है। और हम मीडिया के लोग हैं, आप मैं हम उस वक़्त से इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं जब अभी सिर्फ ये कहा जाता था कि ओजोन लेयर जो है वो फट रही है और ओजोन जो है उसकी वजह से ये होगा ये होगा। तो उस वक्त से हम चीखना चलाना डाला हुआ है, लेकिन क्या मजाल है किसी के कान पे जो भी रिंग जाए। अब देखिए हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, पानी के मसाइल हैं, यानी दो तरह के प्रॉब्लम है। एक तो पानी हमें मुयस्सर नहीं होता, जिन दिनों खुश्क साली हो रही थी, और जब हमें बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो ज़ाया हो जाता है। तो हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप देखें कि आज भी जब पानी बिल्कुल हम लोग डेड लाइन पर आए हुए हैं, डेड लेवल्स जो हैं वो चल रहे हैं, लोग पानी बहुत ज़ाया कर रहे हैं। आप घरों में देखें, मैं अभी आ रहा था तो आई हैव सीन के बहुत सारे घरों के अंदर से पानी यूँ निकलता हुआ, शायद गाड़ियाँ धो रहे होंगे। तो वो अब आप देखें कि उनको इतना भी नहीं एहसास कि यार हम कितना नल खोल देते हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, नल चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, और थोड़ा पानी यूज़ करना है लेकिन ज़ाया ज़्यादा पानी करना है। हमें एहसास नहीं है कि ये जो हम पानी है ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जो इजीली अवेलेबल। आप ज़रा जाएँ जाके चोलिस्तान के अंदर, आप जाएँ ज़रा थर के अंदर, आप जाएँ ज़रा, मैं वही सिंध के ये एरियाज़ के अंदर आप जाके देखें, आपको पता चलेगा एक ही घाट से इंसान भी पानी पी रहा है और वहीं से जो है वो जानवर भी पानी पी रहे हैं। वो बाकायदा काई जमी होती है, उसको हटा के उसके अंदर से वो घड़ा भर के पानी लेके आते हैं और वो पीते हैं, और उसकी वजह से जिन बीमारियों के शिकार हैं वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। लिहाजा हमें वो नहीं है, इसका इदराक नहीं है और इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और खुदा जो है हमारे साथ, चूँकि देखिए तवाज़न में है हर चीज़, जो है ना वो एक बैलेंस है। हमने हर चीज़ का बैलेंस उड़ा दिया है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल यूँ पुट करूँगा, मीडिया जो हम बैठ के ढोल बजाते हैं जिसको, वो एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहीं पे गए, उनके एक दोस्त थे जिनके बाग था आमों का। अच्छा। तो वो किसान ने प्रोफेसर से कहा, जिसका आमों का बाग था, कि जनाब तोते आते हैं और वो मेरे जो है ना बाग से आम खा जाते हैं, तो बराए मेहरबानी आप प्रोफेसर हैं, आपकी लोग सुनते हैं, तो इन तोतों को भी समझाएं शायद ये मेरे आम जो है ना वो ना खाए। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं इनको समझा देता हूँ, अब ये सारे तोते पकड़ के मेरे पास ले आओ। किसान ने सारे तोते पकड़े और प्रोफेसर के हवाले कर दिए। प्रोफेसर ने कुछ 6 महीने, साल, 2 साल उसके ऊपर मेहनत की, और उसके बाद उसने उसको किसान को बुलाया, उसने कहा मैंने इन तोतों को तैयार कर दिया है और तुम इनको लेके जा सकते हो। तो उसने देखा कि सारे तोते ये कह रहे हैं कि हम किसान के बाग में लगे हुए आम नहीं खाएंगे।
तो वो बड़ा खुश हुआ कि ये मान गए हैं और इन्होंने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है। वो तोतों को उन्होंने आज़ाद कर दिया। वो वापस अगले दिन आया, सुबह सुबह उठा, देखा कि तोते उसके आम भी खा रहे हैं और साथ साथ ये कहे जा रहे हैं कि हम किसान के बाग के आमों को नहीं खाएंगे। ये जो हमारे पाकिस्तानी तोते हैं या बाकी दुनिया के जो तोते हैं, इनको आप कितना भी समझा लें, कितना भी पढ़ा लें, नहीं जाती नहीं है, फितरत बस वो इंस्टिंक्ट एक इनके लफ्ज़ ही अंदर जो है। है हमने वो ज़ाया रहती है। करना ही करना है, हमने चीज़ों को, रिसोर्स को हमने ज़ाया करना ही करना है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम कहते हैं अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि बेमौसमी बारिशें हो रही हैं या ये सब चीज़ें हो रही हैं, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं ये हमारी मुआशी सूरत हाल को किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा, हमारी खुराक को। ये जिस तरह से ज़रूरी अजनास है, उनकी जो गंदम की फसल है, चावलों की फसल है, जब पकी हुई फसलों पे बारिश होना शुरू हो जाती है, उन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है और वो इनडायरेक्टली हमारा नुकसान हो रहा है। और हम सिर्फ आज भी यही है कि बारिशें हो रही हैं तो कोई बात नहीं है इस तरह से, लेकिन ये उन लोगों से देखा जाए या पूछा जाए। दूसरी दो तरह से हम इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एग्रीकल्चर को दो तरह से नुकसान, एक तो वो नुकसान है जिसका आपने जिसके ऊपर आपने हिट किया है, और दूसरा नुकसान जो वो हो रहा है वो ये कि हम शहरों को एक्सपेंड कर रहे हैं और साथ साथ आपकी कल्टिवेटेड लैंड कम होती चली जा रही है। जो आपकी ज़रूरी ज़मीनें हैं उसको हम जब आबादी बढ़ेगी और वहाँ पे ज़मीन नहीं होगी तो कैसे हमारे गुजारा। आप देखें कि बाहर की दुनिया के अंदर, मैं रहा हूँ बाहर, तो मैंने देखा है कि उन्होंने गाँव को ही इस काबिल कर दिया है कि लोग गाँव से शहर की तरफ ट्रांसफर ना हो, वहाँ से शिफ्ट ना करें। हमने क्या किया, उस शहरों को भी आबाद करने की शहरों को भी आबाद करने, और दूसरा उन्होंने शहरों को एग्जैक्टली आप देखें कि उन्होंने तुर्की के अंदर ये किया कि तुर्की के लोग जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा जनाब ये जो जिस तरह से शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, इससे तो हमारी कल्टिवेटेड लैंड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी, हम खाएंगे कहाँ से कल को। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है वहाँ की तुर्की की कि आप शहरों के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं इंस्टेड ऑफ कि आप शहरों को यूँ एक्सपैंड करें। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमने इस तरफ अभी तक गौर नहीं किया, ना ही हमने इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और ना ही हमारा ये हमारा कोई मिशन है, ना ही हमें इस चीज़ का इदराक है, और ना ही हमारी विल है इसके ऊपर जो है। इसलिए कि प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल रिजीम्स आती हैं, वो अपनी चीज़ों को सोचती हैं, उनके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, उनको ये नहीं पता आज हम हैं कल नहीं है, जिस तरह से भी हो सके पैसे बनाओ, इतने पैसे लगा के आए। तो वो जो पॉलिटिकल विल है उसका होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको देखें, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी है, ये अनऑफिशियल आबादी है, मेरे हिसाब से ये आबादी कहीं ज़्यादा है इससे। अगर 26 करोड़ लोगों में से 26 करोड़ के 26 करोड़ एक एक दरख्त भी लगाना शुरू कर दें तो यकीन करें 26 करोड़ दरख्त लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। आप देखें पाकिस्तान के अंदर यूथ कितनी है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा यूथ है। अगर सारे यंग लोग जो हैं वो अगर एक दरख्त लगाते हैं तो आप 1.5 करोड़ दरख्त यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़िंदगी में एक अच्छा काम तो कर जाए ना, एक दरख्त तो हम लगा लेना, लेकिन हम नहीं लगाते। क्योंकि अभी लगाना, एक पौधा शुरू करेंगे तो अगले 10 सालों में जाकर कुछ ना कुछ हमारे लिए बचा रहेगा। एग्जैक्टली देखें, लोग जो हैं, आप उसको एलन मस्क को देखें, आप इनको अमेरिकन को देखें, ये क्या कह रहे हैं कि हम मरीख को रहने के काबिल बना रहे हैं, हम वहाँ पर हमने जाके अपनी अगली नस्लों को आबाद करना है। उन्हें पता है कि ज़मीन की एक उम्र है, इस अर्थ की एक एज है, और ये अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। चूँकि हम हर चीज़ निकाल रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसको उसकी हैयत चेंज कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि वेट लॉस हो रहा है। हमने उसमें से मादनियात निकाल ली, हमने कोयला निकाल लिया, गैस निकाल ली, ऑयल निकाल लिया, और जितनी भी चीज़ें हमारे हाथ लग रही हैं हम उसको निकालने चले जा रहे हैं, और वो निकाल के उनकी जो है उनकी शक्ल चेंज कर देते हैं। वो जो चेंज होती हुई शक्ल है वो अल्टीमेटली ज़मीन के वेट के ऊपर असरअंदाज हो रही है। और इसके बाद क्या होगा, ज़मीन कितना अरसा मज़ीद जी पाएगी, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। बट हम इसका नहीं सोच रहे, वो अपनी अगली नस्लों का सोच रहे हैं। हम आज दरख्त लगाएंगे तो हमारी अगली नस्ल हो सकता है कि उसको ऑक्सीजन पूरी मिल जाए, उसको हो सकता है कि इस तरह का एक एक्सट्रीम वेदर ना मिले कि इतनी ज़्यादा गर्मी। बिल्कुल ऐसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम घर के बच्चों के लिए ना जायदाद बनाकर चले जाए, लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए काबिल होंगे तो ही वो रह सकेंगे। तो माहौल बनाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर चीज़ की एक उम्र है। आप अगर घर की तिजोरी में पैसे रख देंगे तो कुछ अरसे बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लोग जो है वो कुओं के कुएँ भरे हुए जो है वो जायदादों और प्रॉपर्टीज़ की जो है वो उड़ा देते हैं। सिर्फ आपसे अगर कोई चीज़ नहीं छीनी जा सकती तो आपका इल्म है। हमने इल्म की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ आज भी लोग अनएजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता नहीं है। गैर तालीमी याफ्ता लोगों को आप कितना भी बता लें, कितना भी पढ़ा लें, कितना भी सिखा लें, उनको नहीं इस चीज़ का शऊर आता कि पाकिस्तान के अंदर या कम से कम हमारे इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करना कितना ज़रूरी है, दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है, और अगर लगा हुआ दरख्त है तो उसको बचाना कितना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो पहले से दरख्त मौजूद हैं हम उनको काट देते हैं और मज़ीद हम लगाते नहीं हैं, तो तवाज़न नहीं है। अल्लाह ताला ने बाकायदा सूरह रहमान में तवाज़न की बात की, मेज़ान की बात की है
हमने तवाज़न उसका जो है ना वो गड़बड़ कर दिया है। हमारे यहाँ आप देखें कि साफ़ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो अब वहाँ पे चले जाएं दुबई के अंदर, तो दुबई में जितनी भी ग्रीनरी नज़र आती है वो सारी ड्रिप सिस्टम के ऊपर है। उन्होंने समंदर के ऊपर जो है बाकायदा एक प्लांट लगाया हुआ है और उस प्लांट से पानी को वो रिफ़ाइन करते हैं, उसको इस काबिल करते हैं। फिर उन्होंने दुनिया में से मुख्तलिफ जगहों से लाके मट्टी पहले डाली थी, उस मट्टी के ऊपर उन्होंने पौधे लगाए और फिर उन्होंने नीचे छोटी छोटी ड्रिपिंग की है उसकी। वो वहाँ से पानी आता है, वो कतरा कतरा ड्रिप करता रहता है और उसके ऊपर देखिए उन्होंने पूरी जो है वो एक नखलस्तान उन्होंने आबाद कर दिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिर्फ आपने एक बीज लगाना है या आपने एक छोटा सा पौधा लगाना है, यकीन करें अल्लाह ताला उसको उगा देता है, अल्लाह ताला उसको दरख्त बना देता है। हम इतना भी नहीं जैसे आपने ऑलरेडी कहा ना कि प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। जब हमारी वो चीज़ें प्रायोरिटी में नहीं आ रही है, हम पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल हैं, हम अपनी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में किसने क्या करना है, हमने वो प्लान्स बनाने हैं, किसने कितना कमाना है या वट एवर जो भी चीज़ें हैं। तो एज एन गवर्नमेंट को क्या इसके लिए ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए? वो क्या चीज़ें प्लान तरतीब दे सकता है जिससे हमारी नस्ल जो है अगले 5 से 10 सालों में कम से कम थोड़ा सा महफूज रह सके, या हम उस चीज़ को डिले तो कम से कम कर सकते हैं, अगर रोक नहीं सकते। मुझे एक बात बताइए, आप लाहौर में रह रही हैं, मैं तो चलो इस्लामाबाद से आया हूँ। लाहौर का आपको हर साल यहाँ पे स्मोक बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे बताएं यहाँ की गवर्नमेंट्स ने कितना कर लिया? इससे पहले एक और गवर्नमेंट थी, उससे और वो सिर्फ उस 2 महीने में हम शोर मचाते हैं जिस टाइम वो है, और उसके बाद जैसे स्मोक खत्म हो जाती है, आप और मैं हम भी भूल जाते हैं, मीडिया भी भूल जाता है और सियासी लोग तो वैसे ही याद नहीं रखना चाहते, वो तो चाहते हैं भूले रहें। ठीक है, वो कहते हैं भूले रहें। मैं जब भी हम ये मोटरवे पे सफ़र करते हैं या आप GT रोड पे अगर सफ़र करें तो आप देखेंगे भट्ठे लगे हुए हैं और उन भट्टों की चिमनियों से जो है वो धुआं आज भी निकल रहा होता है। हमने आज तक उन भट्टों को सिस्टमाइज़ नहीं किया, हमने उन भट्टों को जो है किसी उसमें, लेकिन पॉलिसीज़ नहीं है। हमने एक क्लाइमेट चेंज की वजारत तो बना दी है, लेकिन उसके अंदर जो थका हुआ आदमी होगा ना, जो नालायक तरीन आदमी होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा और जिसके ऊपर करप्शन के शायद चार्जेस भी हों, उसको लाके हम उसके ऊपर वजारत दे देते हैं उसको, या उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट होगा। लोग यकीन करें, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे अगर किसी वफाकी सेक्रेटरी का तबादला जो है वो क्लाइमेट की वजारत में हो रहा हो तो वो सर पीट रहा होता है, वो कोशिश करता है कि उसका ट्रांसफ़र वहाँ पर ना हो। रीज़न बीइंग वहाँ पर ना तो ताल्लुकात बनते हैं, ना वहाँ पर आपके पास पावर्स हैं, ना आप वहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, ना आपको वहाँ पर सीट के पक्ष मौजूद है। लिहाजा एक थकी हुई वजारत को कोई लेना भी नहीं चाहता। मुझे बताइए, जब लोगों की प्रायोरिटी ना हो तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड मुल्कों के अंदर जो है वो हम शामिल होते चले जा रहे हैं। हमारे शहर जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड मुल्कों के अंदर जो है वो शामिल होते चले जा रहे हैं और हम लोग जो है हमें इस चीज़ की हमें ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन है कि बस ठीक है जी, मेरी सीट चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, गुजरता जाए, कौन इतना सोचे, इतने लंबी प्लानिंग जो है वो कौन करे, बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा। हम इस चीज़ पर हैं, जैसे कहते हैं ना, वक्त टपाओ, वो चीज़ डंग टपाओ, वो हम उसमें लगे हुए हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को स्कूल्स में ये गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि आप अपने माहौल को किस तरह से बचा सकें। होते थे आप, आप तो मुझसे छोटी होंगी, जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूलों के अंदर बाकायदा मुहिम चला करती थी कि हमने दरख्तों को, लगे हुए दरख्तों को किस तरह से बचाना है। उसके नीचे बाकायदा सफ़ेदी किया करते थे दरख्तों की, ताकि उसको कीड़ा ना लग जाए और नीचे से जो है वो मजबूत रहे। अच्छा, उसको किस तरह से पानी डालना है, फिर एक दरख्त लगवाया जाता था, हर बच्चे से, स्कूल के बच्चे से एक दरख्त लगवाया जाता था। फिर सरकार है, गवर्नमेंट है, जितने बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। आप उनको कहें कि जी वो शजरकारी मुहिम शुरू करें। आपके पास 2 वो होते हैं, आपके पास मार्च होता है, आपको जुलाई होता है, असाइनमेंट्स दी जाए, ठीक है ना, आप उनको असाइनमेंट्स दी जाए, आप उनको कहें। देखिए, मैं बाहर था तो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ जो स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी थ्योरेटिकल है और तरह की है। हमारे यहाँ तो रटा सिस्टम है ना, वो जो है वो आपकी एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी को सामने रखते हुए जो है आपके लिए चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। मसलन वो आपको कहेंगे कि बच्चे को इंस्टेड ऑफ कि आप टी फॉर ट्री पढ़ाएं तो आप उसको उसके हाथ से एक ट्री लगवा दें, आप एक ट्री की नीचे ले जाएं, आप उसको शैडो भी बताएं, आप उसको रूट्स भी बताएं, उसका तना भी बताएं, उसकी बाकी लीफ वगैरह भी बताएं कि किस तरह से वो है और बाकी सारा, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी याद रखेगा उसको। और अगर उसके हाथ से आप एक पौधा लगवा देते हैं तो वो टी फॉर ट्री भी कहेगा और ये भी कहेगा कि मैंने एक दफ़ा ट्री लगाया था। तो हम इस तरफ से वो इस तरह का नॉलेज देने के लिए इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम है जो उसको हम बनाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। और नतीजा ये है कि बच्चे सारे टी फॉर ट्री पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन आज तक कभी टी फॉर ट्री उन्होंने लगाया नहीं है। ये बहुत बड़ा है। दैट इज़ गुड एग्जांपल। हमारे पास लास्ट मिनट है, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें हर हाल में
हर हाल में हमें जो है वो दरख्त लगाना है। यकीन कीजिए, अगर आज अहद कर लें आप और मैं कि हमने एक दरख्त कम से कम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाना है, तो आपकी अगली शायद 2 नस्लें तो कम से कम उसका साया ज़रूर, बिल्कुल इस तरह और से। जो लोग उसकी ऑक्सीजन से बहरामंद होंगे और उनको फ़ायदा होगा, उनकी तो तादाद ही नहीं हम बता सकते। ट्रूली ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।